हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम ऊष्मा एवं ताप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही आपके दैनिक जीवन के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। आज का पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। पहला ऑप्शन सही होगा। किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने से किसी वस्तु के ताप में भी वृद्धि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, सीबेक के प्रभाव पर। ठीक है, सीबेक प्रभाव के आधार पर तापमापी कार्य करता है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री उसका तापक्रम है तो फ़ारेनहाइट में उसका 140 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन देखिएगा, विकिरण के द्वारा। विकिरण के माध्यम से सूर्य की ऊष्मा जो है पृथ्वी पर आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का चाल जो होती है दोस्तों वे घट जाती है। पहला ऑप्शन सही होगा। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं की चाल जो है घट जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो आपके ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बी देखिएगा, स्टीफन के नियम पर। बी ऑप्शन सही होगा, स्टीफन के नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। क्योंकि जो लकड़ी होती है दोस्तों वे ऊष्मा की कुचालक पदार्थ होती है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। सर्वोत्तम चालक है तो आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, पारा। पारा जो होता है वे ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है डिग्री सेल्सियस, वह ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल जो है ऊष्मा का मात्रक है, लेकिन जो डिग्री सेल्सियस होता है वे ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उतापमापी। बी ऑप्शन सही होगा, पूर्ण विकिरण उतापमापी से सूर्य की और आदि के ताप को मापा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। पानी का जो घनत्व होता है वे किस ताप पर अधिकतम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व होता है वे अधिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा समुद्र का पानी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, ताप का ऐसा मात्रा क्या है। तो ताप का जो ऐसा मात्रा होता है वे होता है केल्विन। पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस है। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे बैरोमीटर कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, विकिरण तापमापी जो होता है जिसे हम बैरोमीटर भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है,
लोलक घड़ियों गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? जो लोलक घड़ियाँ होती है वे गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो आपका आंसर नंबर होगा सी। देखिएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, इस कारण से वहाँ सुस्त पड़ जाती है। लोलक घड़ियों गर्मियों में सुस्त पड़ जाती है, इस कारण होगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में समय लगता है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? तो आपका डी ऑप्शन देखिएगा, संवहन कहलाता है, संवहन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न होगा, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है या फिर अपरिवर्तित रहता है? तो आपका आंसर नंबर पहला सही हो जाएगा, घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक होता है वह घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर देखिएगा, बी ऑप्शन देखिएगा, f-32/9 = c/5। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है? तो आपका आंसर नंबर देखिएगा, सी ऑप्शन, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडा होने पर संकुचित होती है। इसलिए जब जैसे जैसे रेलगाड़ी चलती जाती है वहाँ गर्म होती जाती है और फैल करके वे आपस में जो गैप होता है वे चिपक जाता है, बंद हो जाता है कह सकते हैं। इस कारण से उनके मध्य में थोड़ा सा गैप रखा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अधिक अच्छा चालक है? अच्छा चालक पूछा गया है, तो आपका आंसर नंबर देखिएगा, डी ऑप्शन, पारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है वे निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता गया है, पूछा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा संवहन के द्वारा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं, सेल्सियस तापमापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक और हिमांक होते हैं क्रमशः। तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, जो क्वथनांक होगा वे 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तथा जो हिमांक होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग होता है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो आपके ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, अवरक्त किरण। अवरक्त किरण जो होती है वे सोलर कुकर को गर्म कर देती है। ठीक है, अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी आप सभी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न आपसे छूट ना पाए। ताप के सेल्सियस मापने पर परम शून्य ताप होता है? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा डी ऑप्शन, -273 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं, आपसे पूछा गया है। तो आप पहला ऑप्शन देखिएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देता है। ठीक है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होता है क्योंकि जो भी प्रकाश वहाँ तक पहुँचता है वे सभी वे परावर्तित कर देता है, इस कारण से शीतल होता है श्वेत वस्त्र। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं? बी ऑप्शन देखिएगा, वाष्पन। वाष्पन द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, ठोस कपूर से कपूर बनाने वाली प्रक्रिया को कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर बनाने वाले जो प्रक्रिया होता है
उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के जरिए से हम ठोस कपूर को कपूर बना सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न हैं, आपसे पूछा गया है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एक समान तापमान बनाए रखना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? निम्न में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक है। ठीक है दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलिएगा। ठीक है।